नमस्कार, पब्लिक भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का, और तरकश में बताएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि ईरान से जंग पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक पलटवार दोनों ओर से हो रहे हैं, वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं कि ईरान से जंग पर इजरायली सेना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। 24 घंटे में ईरान पर 150 से ज्यादा हमले किए गए हैं, 400 से ज्यादा जो ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के हमले में 3 इजरायली नागरिक मारे गए हैं और इसके अलावा 76 इजरायली नागरिक जो घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में अब ईरान से जंग पर इजरायली सेना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कितना नुकसान हुआ है? 24 घंटे में 150 से ज्यादा हमले ईरान पर इजरायल की तरफ से किए गए। लगातार इजरायल बड़े हमले कर रहा है। 400 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को अभी तक निशाना बनाया गया है। अलग अलग वो साइट्स जो बताया जा रहा है कि परमाणु साइट से उन्हें टारगेट किया गया है, और 3 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया, 76 इजरायली नागरिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। महायुद्ध वाले हालात इस वक्त जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया अब महायुद्ध के कगार पर है। इजरायल और ईरान में जंग ने पूरी दुनिया को डराकर रख दिया है। इजरायल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान में सबसे बड़ी तबाही मचाई है, और यह तबाही ईरान को पस्त क्या कर देगी, क्योंकि इजरायल ने ईरान में तख्ता पलट का भी मैसेज दे दिया है। ये महायुद्ध की सुगबुगाहट है। ये इजरायल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग की तस्वीरें हैं। इजरायल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया और नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। यह ईरान पर अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था, जिसने ईरान में भीषण तबाही मचाई है। इजरायल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, और हमले में परमाणु वैज्ञानिक टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। इजरायल को ईरान से परमाणु हमले का खतरा है। ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाया, और फिर ईरान के ज्यादातर परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हालांकि इसके जवाब में ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजरायल के कई प्रमुख शहरों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि ईरान के कुछ ही हमले इजरायल में एक्सेस हुए, लेकिन उसने इजरायल की धरती को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने पलटवार किया और इजरायल की तरफ 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के हमले में ग्रेटर तेल अवीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी हमला कर दिया है, और ये 5 तस्वीरें इजरायल पर हुए हमले की गवाही दे रही हैं। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की है। ईरान के राष्ट्र प्रमुख खामनेई ने इजरायल को वार्निंग दी है कि इजरायल को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। परमाणु ठिकाने पर हमले बड़ा अपराध है। इस अपराध के साथ इजरायल ने अपना भाग्य चुना है। इस अपराध में इजरायल के हाथ खून से सने हैं। तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ेगा। ईरान ने इजरायल पर पलटवार करके सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है, और उसकी ये गलती उसको जला देगी। इजरायल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि ईरान की धरती कांप गई, जिसके बाद इजरायल ने दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमला कर दिया। इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान में 138 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इससे पहले ईरान पर हुए हमले में 78 लोग मारे गए थे। इनमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल थे।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पूरा करके नाजी इतिहास को दोहराना चाहता है, जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। और अगर ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल पर और मिसाइलें दागी तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger. इजराइल में पिछले करीब 1.5 साल से जंग के हालात बने हुए हैं। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और फिर हुतियों, और इस बार ईरान से युद्ध चल रहा है। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि दुश्मन को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो किसी भी रूप और किसी भी किरदार में क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इजराइल ने ईरान में हमले का वीडियो जारी किया है और मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का वीडियो यह जारी किया गया है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एक तरफ बड़े पलटवार इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, वहीं किस तरीके से तबाही जो है वो मचाई गई है उसका वीडियो तक जारी किया गया है। इजराइल ने ईरान में हमले का यह वीडियो जारी किया है, और क्योंकि एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं और कैसे जो मोबाइल लॉन्चर है यहां पर उसे तबाह कर दिया गया, रॉकेट लॉन्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, उसकी तस्वीरें यहां जारी की गई हैं। सतह से सतह पर अटैक करने वाला यह मिसाइल लॉन्चर है जिसे तबाह कर दिया इजराइल ने, और उसकी तस्वीरें भी इजराइल की तरफ से जारी की गई। और सवाल यह कि क्या ईरान और इजराइल का वॉर परमाणु युद्ध करवाएगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल ने सीधा टारगेट किया है, और किसी भी देश के परमाणु ठिकानों को सीधा टारगेट बनाना महायुद्ध की चेतावनी है। 9 परमाणु वैज्ञानिकों के साथ सेना के टॉप कमांडर्स को भी मारकर इजराइल ने क्या सबसे बड़ा युद्ध छेड़ दिया है, जरा देखिए। इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ी चोट दी है। ईरान के परमाणु अड्डों को ही बर्बाद कर दिया है। परमाणु हथियार बनाने वाले वैज्ञानिकों को मार गिराया है। इजरायली हमले में 138 ईरानियों की मौत हो गई है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव के दूसरे दिन जंग चरम पर पहुंच गई है। इजराइल ने ईरान में ऐसी तबाही मचाई है कि उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए फिर सालों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया है और उनके नाम भी जारी कर दिए हैं। फरीदून अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, मोहम्मद मेहदी तेहरानची फिजिक्स एक्सपर्ट, अकबर मुतलेबी जादेह केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, सईद बर्नी मटेरियल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अमीर हसन फकाही फिजिक्स एक्सपर्ट, अब्दुल हमीद रिएक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट, मंसूर असगरी फिजिक्स एक्सपर्ट, अहमद रेजा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अली बखुई मैकेनिक्स एक्सपर्ट। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के परमाणु बम बनाने की कोशिशों में इन वैज्ञानिकों का रोल था। आईडीएफ ने बताया कि इन वैज्ञानिकों को एक साथ कई ठिकानों पर किए गए हमलों में निशाना बनाया गया। सेना का दावा है कि ये सभी वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माने जाते थे और इनके पास दशकों का संयुक्त अनुभव था, जो ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी चोट है।
इससे पहले इजरायल ने हमला कर ईरानी सेना की सबसे ताकतवर कोर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी को भी मार गिराया था। इजरायल ने 200 फाइटर जेट से कई मिसाइलें दागी हैं और ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह, ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ जनरल हुसैन सलामी, IRGC का जनरल गुलाम अली राशिद, कुर्द फोर्स का चीफ इस्माइल कानी और एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह को मार गिराया। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में नतांज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी में काला धुआं उठता दिखाई दिया है। और ये सारी लड़ाई परमाणु ताकत को लेकर हो रही है, क्योंकि इजरायल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और ईरान की शह पर उसके प्रॉक्सी लड़ाके अक्सर इजरायल को निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता है तो सबसे ज्यादा खतरा इजरायल के लिए होगा और इसीलिए इजरायल ऐसा नहीं होने देना चाहता है। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा। इजराइल ने पहले भी जो वहाँ पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। मतलब साफ है कि अगर इजरायल को दुनिया के मैप पर बने रहना है तो ईरान को परमाणु देश बनने से रोकना ही पड़ेगा। इजरायल से टकराना ईरान के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है और ईरान को चेतावनी भी दे रहा है। लेकिन अगर ये जंग अभी नहीं रुकी तो दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद विध्वंसक तबाही मचनी भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर ईरान के साथ जंग को लेकर इजरायली पीएम का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दें, जहां पर हम अपने अस्तित्व के लिए जंग में हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू सीधा संदेश दिया। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये जंग की स्थिति है, हम जंग में हैं इस वक्त। ईरान के साथ जंग को लेकर इजरायली पीएम की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। तेहरान के आसमान में जल्द इजरायली जेट जो है वो दिखेंगे। अयातुल्ला शासन के हर ठिकाने पर इजरायल की तरफ से हमला किया जाएगा। हम युद्ध के मुहाने पर हैं, युद्ध में इस वक्त हम एंटर कर चुके हैं। पूरे देश को एक बड़ा मैसेज जंग का इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। वो साफ कह रहे हैं कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि अपने दुश्मन का खात्मा ना कर दें। उधर अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे की जांच हो रही है। 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। लेकिन जिस धमाके में विमान का लोहा तक पिघल गया, वहां 3 बड़े चमत्कार हुए। श्रीमद् भगवद गीता और लड्डू गोपाल और रमेश इसमें सुरक्षित बच गए। आखिर कैसे हुए ये चमत्कार, जरा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो पूरे भारत की आंखों में आंसू आ गए। 270 से ज्यादा मौतों ने सभी को रुला दिया। कई परिवार बर्बाद हो गए तो कई परिवार बिखर गए। लेकिन इस हादसे में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 चमत्कार हुए हैं। ये 3 तस्वीरें अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद चमत्कार की हैं। जिस विमान का लोहा तक पिघल गया
वहां से श्रीमद् भागवत गीता, लड्डू गोपाल और रमेश सुरक्षित बच गए। 242 लोगों को ले जा रहे प्लेन में रमेश विश्वास सुरक्षित बच गए, तो धमाके के बाद लगी भीषण आग से भगवत गीता को कुछ भी नहीं हुआ और लड्डू गोपाल भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये किसी यात्री के लड्डू गोपाल हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहीं कोई उनके कपड़े तक को आंच नहीं लगी है। धमाके के बाद भी लड्डू गोपाल के आभूषण और उनके वस्त्रों को कुछ नहीं हुआ, तो वहीं भगवत गीता भी बिल्कुल सुरक्षित है। विमान हादसे में लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 270 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अस्पताल में डीएनए सैंपल देकर 72 घंटों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 12 जून को ये हादसा हुआ और उसके बाद लगातार यहाँ पे डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे थे। कई ऐसे उसमें नागरिक थे जो कि बाहर विदेशों के रहने वाले थे, तो ऐसे में उनके रिश्तेदारों को यहाँ पे आने में समय लग गया। लेकिन अब यहाँ की स्थिति को दिखाए तो देखिए यहाँ पे अधिकतर लोगों के जो डीएनए सैंपल्स है वो ले लिए गए हैं और जिनके डीएनए सैंपल्स मैच किए हैं, जिसमें अधिकतर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि मेस में उस समय मौजूद थे, अपने हॉस्टल में मौजूद थे। उनमें से कुछ के शवों को जो है उनके परिवार को हैंड ओवर कर दिया गया है। व्यक्ति का पार्थिव देह उनके जो परिवारजन हैं उनको देने की प्रक्रिया में डीएनए परीक्षण एक खूब अहम भूमिका रखता है। ये जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत बड़ी एक आपने फ्लेम भी देखी होगी, उस फ्लेम का टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न भागों में रहा हुआ जो डीएनए है वो खूब मतलब डैमेज हो सकता है। इसी वजह से उसमें परीक्षण में खूब जटिलता रहती है और उसमें समय भी लगता है। आंखों में गम के आंसू और दिल में मौत का मातम और अपनों को देखने के लिए इंतजार किया जा रहा है। आग ने शरीर को जला दिया है, चेहरों की तलाश की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी भी अस्पताल के बाहर इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। मेरा लड़का और उसकी वाइफ दोनों प्लेन में थे 12 तारीख को। दोनों की बॉडी यादी मिली है मेरे को और उसमें दोनों का नाम है, मेरे लड़के का उसकी वाइफ का। अभी बॉडी का कुछ मिलता नहीं है, यादी मिली है उसमें नाम है। डीएनए करवा दिया है मैंने 12 तारीख को ही और आए तो मेरे को सरप्राइज दिया है। मेरे को पता भी नहीं था, 2 साल के बाद आया। उसको 2 साल हो गए तो 10 दिन के लिए आया था। वहीं विमान हादसे की 8 एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। घटनास्थल से लगातार मलबा हटाया जा रहा है। वहीं देश से लेकर विदेश तक जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं। तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ इसकी जानकारी दी। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात ये सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने एटीसी को, अहमदाबाद एटीसी को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। एटीसी के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फिलहाल विमान हादसे के गुनाहगार कौन हैं, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के लिए 3 महीने का लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन इन 3 महीनों में सब कुछ फाइलों में दब जाएगा। फिर क्या हादसा और क्या मौतें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी और 4 अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रोज चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं कि जेल में उनके लिए डॉक्टर्स की सलाह पर विशेष खाना दिया जा रहा है, लेकिन शातिर सोनम अभी भी जांच टीम को गुमराह करने में जुटी हुई। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी बहुत शातिर हैं। सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज ने अब एक नई चाल चल दी है। चाल ब्लेम गेम की है। सोनम और राज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। सोनम राज को मास्टरमाइंड बता रही है तो राज सोनम को इसका षड्यंत्र रचने का मुख्य किरदार बता रहा है। शातिर सोनम और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने आरोपियों से 36 घंटे तक पूछताछ की और उन्होंने इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हालांकि सोनम और उसके बॉयफ्रेंड ने कई बार गुमराह करने की भी कोशिश की, क्योंकि सोनम और राज के बयानों में कई बार विरोध दिखाई दिए हैं। टीम ने सोनम से शादी से पहले के संबंधों पर सवाल पूछे। वारदात के दिन सोनम ने कौन से कपड़े पहने थे? हत्या के वक्त उसने नकाब पहना था या नहीं? राजा की हत्या के लिए कितने प्लान बनाए गए थे? कितनी बार राजा की हत्या की कोशिश की गई? और लगातार सवालों के जरिए उलझाने की कोशिश जो है सोनम और बाकी उसके साथी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जांच आगे बढ़ रही है जिसमें सोनम का बचना नामुमकिन है। तरकश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और लौट रहे हैं।